तो फिल्म की शुरुआत 1990 के साल में होती है। हमें दो भाई बहन मिशेल और क्रिस से मिलवाया जाता है। क्रिस बहुत होशियार था। बहुत कम उम्र में वो एक टेस्ट दे रहा था जिससे उसे सीधे कॉलेज में दाखिला मिल सकता था। जैसे ही मिशेल और क्रिस परीक्षा से बाहर आते हैं, उन्हें आर्मी अधिकारियों ने रोक लिया क्योंकि क्रिस ने एक शर्ट पहनी थी जिस पर कॉस्मो रोबोट बना हुआ था, जो दिखा रहा था कि उसे रोबोट्स पसंद हैं। लेकिन आज की दुनिया में इंसानों और रोबोट्स के बीच एक जंग होने वाली थी। हमें एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन है और वो रोबोट से बहुत नफरत करता था। कई साल पहले रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था। इंसान इन्हें काम में लगाते थे और फिर जब रोबोट्स में कोई समस्या आती थी तो इंसान उन्हें फेंक देते थे। सालों तक इंसानों के खराब व्यवहार को सहन करने के बाद रोबोट्स थक गए और अपने हक और इज्जत मांगने के लिए उन्होंने अपनी एक संगठन बनाई जिसका नेता पीनट था। इंसानों को रोबोट्स का ये बर्ताव पसंद नहीं आया और इस तरह रोबोट्स और इंसानों के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा। आखिरकार इंसानों ने भी बदतमीजी करना नहीं छोड़ा और युद्ध शुरू हो गया। इंसानों पर रोबोट इस्तेमाल करने और उन्हें घर पर रखने पर पाबंदी लगा दी गई और पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल था। युद्ध के दौरान एक सैनिक अधिकारी इवांस अपने बॉस को रिपोर्ट करते हुए गया कि रोबोट इंसानों पर हावी हो रहे थे क्योंकि वे थकते नहीं थे। इंसान इस युद्ध को हारने वाले थे जब वैज्ञानिक ईथन ने इंसानों की मदद के लिए एक नई तकनीक पेश की। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट बनाए जिन्हें इंसान अपने दिमाग की मदद से नियंत्रित कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी का नाम था न्यूरोटेक। ह्यूमानोस ने अपने सिर पर न्यूरो हेलमेट पहनकर युद्ध लड़ना शुरू किया, न्यूरोकास्टर रोबोट्स को कंट्रोल करके। न्यूरोकास्टर रोबोट्स बिल्कुल रोबोट्स की तरह थे। वो थकते नहीं थे और बस कुछ हफ्तों में इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमानोस ने रोबोट्स के खिलाफ ये युद्ध जीत लिया। मेजर मार्क को इस युद्ध में सबसे ज्यादा रोबोट्स मारने के लिए पुरस्कार मिला। युद्ध खत्म होने के बाद ह्यूमानोस ने रोबोट्स के साथ एक संधि की जिसके तहत रोबोट्स को नष्ट करने के बजाय उन्हें एक सुविधाजनक जगह पर कैद किया जाना था। ठीक है, समय चलता रहा। वैज्ञानिक ईथन ने अपनी न्यूरोटेक तकनीक को और भी उन्नत बनाया और इंसान के दिमाग को दो हिस्सों में बांट दिया। फिर दोनों हिस्सों को एक साथ न्यूरोकस्टर से जोड़ दिया, यानी एक इंसान एक साथ दो न्यूरोकस्टर रोबोट्स का काम करवा सकता था। अपनी एक दिमागी क्षमता से वो एक साथ दो न्यूरोकस्टर रोबोट से कई काम करवा सकता था। इसके अलावा इंसान के पास ये भी ऑप्शन था कि वो अपने दिमाग का एक हिस्सा न्यूरोकस्टर रोबोट से जोड़े और दूसरे हिस्से से अपनी जिंदगी का मजा ले। इसी वजह से लोगों को इस उन्नत तकनीक का नया वर्जन बहुत पसंद आया और दुनिया भर के लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। स्कूलों में भी न्यूरोटेक का इस्तेमाल सिखाया जाने लगा। खैर, अब हम 1994 के साल में आ जाते हैं और हमारी मुख्य पात्र मिशेल अपने फॉस्टर डैड के साथ रह रही है। जब मिशेल स्कूल आती है तो दिखाया जाता है कि सभी बच्चों को न्यूरो हेलमेट की मदद से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मिशेल न्यूरो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उसे अपनी मानव रूप पसंद है। नियमों का पालन न करने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल से कहता है कि अगर तुम स्कूल के नियमों का पालन नहीं करोगी, फिर मुझे तुम्हारी मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। फिर मिशेल ने उसे बताया कि उसके पूरे परिवार का एक्सीडेंट में निधन हो गया है। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत दुखी हो गई और उन्होंने उसे सलाह दी कि वो न्यूरोथेरेपी लें, न्यूरो हेलमेट की मदद से। इससे उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है। अब फ्लैशबैक में मिशेल उस दिन को याद कर रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक हिरण उसकी कार के सामने आ गया और उसे बचाने की कोशिश में उसकी कार टकरा गई। इस एक्सीडेंट में मिशेल की हालत भी बहुत गंभीर थी। वो अस्पताल में होश में आई और फिर उसने सामने एक चश्माधारी डॉक्टर को देखा। उसे देखकर वो ख्वाब से जाग गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके घर में छिपकर घुसने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे वो पलंग के नीचे छुप गई। जो भी था वो उसके कमरे में आ गया। वो एक कॉस्मो रोबोट था जिसने पलंग उठाया और उसे ढूंढ लिया। जब मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी तो रोबोट ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक तार जोड़ो। मिशेल ने वो तार जोड़ दिया। फिर रोबोट बोलने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो अचानक गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो मिशेल के फोस्टर पिता आकर उस पर हमला कर चुके थे। आज के जमाने में इंसानों को रोबोट रखने पर पाबंदी थी। वो मिशेल से कहता है कि तुरंत इस रोबोट को घर से निकाल दो। मिशेल आगे बढ़कर कहती है कि वो आपकी लापरवाही की वजह से घर में आया है। उसकी बदतमीजी देखकर वो मिशेल पर हमला कर देता है। ये देखकर रोबोट गुस्से में आ जाता है और मिशेल के फोस्टर पिता पर हमला कर देता है। इस हमले के कारण वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ता है। वह पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले मिशेल ने उसे बेहोश कर दिया और फिर वहां से अपने कॉस्मो रोबोट के लिए चली गई।
काफी दूर जाने के बाद मिशेल रास्ते में रुकती है और उस कॉस्मो रोबोट से पूछती है, तू क्यों कह रहा था कि तू मेरा भाई है? क्या तेरे अंदर मेरे भाई की आत्मा है? रॉबर्ट हाँ में जवाब देता है। मिशेल भावुक हो जाती है और पूछती है, तो मेरे भाई का शरीर कहाँ है? तो वो इशारे से समझाता है कि वो चश्मा पहने डॉक्टर तुम्हारे भाई के शरीर के बारे में जानता है। मिशेल को याद आया कि वही डॉक्टर था जिसने मिशेल से कहा था कि उसका भाई मर गया है। अब मिशेल एक नक्शा खोलती है और रोबोट एक जगह पर उंगली रखता है और बताता है कि रोबोट के परिसर के बीच में हमें वो डॉक्टर मिलेगा जो क्रिस के बारे में जानता है। ये लोग अब उस जगह के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में रोबोट देखता है कि यहाँ इंसानों की हालत बहुत खराब है क्योंकि इंसानों ने न्यूरोटेक हेलमेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वे इसे लगाकर नशे में भी डूब जाते थे। इंसानों की हालत और बिगड़ रही थी और यह देखकर कोस्मो रोबोट को बहुत बुरा लगा। इस जगह पर हमें एक आदमी मिलता है जिसका नाम एवंस है। वही सैन्य अधिकारी है जिसने बुरी खबर दी थी कि इंसान रोबोट्स के साथ युद्ध हार रहे हैं। लेकिन अब वो सैन्य वर्दी में नहीं था। शायद वो रिटायर हो गया था। वो गैर कानूनी तरीके से बंदूकें सप्लाई करता था। तो यहाँ एक बंदूक न्यूरोकास्टर रोबोट को दी जाती है। जैसे ही उसने बंदूक पकड़ी, न्यूरो रोबोट ने उसे उस बंदूक के लिए पैसे देने से मना कर दिया और इसके बजाय उसने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो एवंस को मारता, किसी ने उसे पीछे से हमला करके निष्क्रिय कर दिया। यह इवांस का रोबोट था। इवांस ने एक रोबोट को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा हुआ था। अब दोनों ने इस न्यूरोकास्टर रोबोट का शरीर अपनी ट्रक में रखा और इस मौके का फायदा उठाते हुए मिशेल और उसका कास्मो रोबोट भी उसी ट्रक में बैठ गए क्योंकि उन्हें पता था कि अब दोनों रोबोट फैसिलिटी के अंदर जाएंगे। यह खुलासा होता है कि बेहोशी से होश में आने के बाद मिशेल के पालक पिता ने पुलिस से शिकायत की कि मिशेल के पास एक कास्मो रोबोट है। उसी कास्मो रोबोट को मारने के लिए सरकार मार्क को हायर करती है जो रोबोट को मारने में एक्सपर्ट है और अब वह इन लोगों का पीछा कर रहा है। ये दिखाया गया है कि जहां इवांस ने ट्रक रोका था वो उसका घर था और उसका घर रोबोट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वे घर के अंदर आए, मिशेल और कोस्मो रोबोट भी ट्रक से बाहर आए और दोनों ने उनकी आवाजें सुन ली। इवांस ने दोनों को बंदूक की नोक पर रोक लिया। मिशेल ने उसे अपने इरादे के बारे में बताया कि वह बस फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती थी, इसलिए वह इवांस के ट्रक में चढ़ गई थी। उसे पता था कि इवांस फैसिलिटी के अंदर से चीजें खरीदने और बेचने का काम करता है। फिर एवंस ने कहा कि वहाँ बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लोग अब भी बात कर रहे थे। तभी एवंस ने महसूस किया कि कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है। उसने फौरन दोनों रोबोट से छिपने को कहा और देखा कि मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट यहाँ आया है, जो उनसे कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे रोबोट कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है और वो उसके साथ है। लेकिन एवंस ने कहा, नहीं, वो मेरी बहन है और यहाँ कोई रोबोट नहीं है। उसकी झूठ सुनकर मार्क ने उस पर हमला कर दिया। इससे दोनों रोबोट बहुत गुस्सा हो गए और दोनों ने मार्क पर हमला कर दिया। मौका देखकर मिशेल ने स्विच बंद कर दिए और चारों वहां से भाग गए। मार्क के न्यूरोकास्टर रोबोट को चीजों के नीचे छिपा दिया। असली मार्क अब अपने न्यूरो हेलमेट उतारने के बाद बहुत गुस्से में था। जिस जगह ये लोग भागने के बाद पहुंचे वो बहुत खतरनाक जगह थी। इवांस बहुत गुस्से में था क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। इस दौरान उसने मिशेल पर बहुत गुस्सा किया और यहाँ स्कैवेंजर्स रोबोट भी पहुंच गए जो दूसरे डैमेज्ड रोबोट्स को मारते हैं और उनके सही पार्ट्स डालकर अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। इधर उधर देखने के बाद इवांस का रोबोट टिम एक बहुत बड़े रोबोट और एक वैन को ढूंढ लेता है। इवांस का रोबोट उस बड़े रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। वे यहाँ से जाने ही वाले थे कि मिशेल ने उनसे मदद मांगी और कहा कि मुझे यहाँ एक डॉक्टर पता है, उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानना चाहिए। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल सकोगे। इवांस ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी और ये लोग वैन में बैठ गए। वैन अब उस बड़े रोबोट को उठाकर चलने लगी। मिशेल ने इवांस से पूछा, तूने ये रोबोट कहाँ से पाया? इवांस ने बताया, मैंने ये रोबोट युद्ध के दौरान पाया था। मैं रोबोट्स के खिलाफ लड़ रहा था और उस लड़ाई में मेरी दोनों टांगें जख्मी हो गई थीं और फिर इस रोबोट ने मेरी जान बचाई और आज मैं इसकी वजह से ही जिंदा हूँ। मैं सुरक्षित चल सकता हूँ। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। दुनिया के खत्म होने के बाद हम लोगों को रोबोट रखने पर पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए मैं इसके साथ छिपकर भी रहता हूँ। दृश्य खत्म होता है वैज्ञानिक ईथन के साथ जो अपनी माँ के साथ था। उसने देखा कि उसकी माँ अपनी याददाश्त खो रही है। जब उसने कारण ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ये उसके न्यूरो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। वो गुस्सा हो गया और अपनी लैब में आया और डॉक्टर से पूछा कि हमारी सेवाएं कैसे खराब हो गईं। जिस पर डॉक्टर ने बताया कि क्रिस भाग गया है जिसके सहारे हम ये न्यूरो टेक्नोलॉजी चला रहे थे। वैज्ञानिक गुस्सा हो गया और पूछा कि क्रिस कैसे भाग सकता है? उसका शरीर तो हमारे पास है।
तब डॉक्टर ने बताया कि क्रिस ने अपनी कुछ चेतना एक रोबोट में डाल दी है और उसे भगा दिया। इसी वजह से हमारी न्यूरोटेक में समस्या आ गई है। ईथन गुस्से में था। उसने अपने डॉक्टर से कहा कि उस रोबोट को तुरंत ढूंढो, वरना मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। ईथन अब नैनोटेक की दुनिया में गया और मार्क से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। मेरे एक रोबोट भाग गया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा न्यूरोटेक सिस्टम चल रहा है। की लड़की मिशेल को ढूंढ रहा हूँ। फिर ईथन ने कहा, ठीक है, तुम उस लड़की को पकड़ो और उसे जेल में डाल दो और मुझे रोबोट दे दो। अब क्योंकि मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट मिशेल और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए ईथन ने मार्क को मुफ्त में नई तकनीक वाला न्यूरोकास्टर सूट दिया। सीन कट होने के बाद हमें मिशेल और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जो एक अजीब जगह पर खड़े थे। अचानक किसी ने उन पर फ्रिज फेंककर हमला कर दिया और टिम का ये बड़ा रोबोट घायल हो गया। थोड़ी देर में कई रोबोट आए और उन्हें पकड़ लिया और उन्हें डॉक्टर पीनीट के पास ले गई, जो उन सबका नेता था। मिशेल उसे देखकर बहुत हैरान हुई कि वह अभी भी जिंदा है। नेता ने पूछा, यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अक्सर लोग यहाँ आकर हमें मारने आते हैं। फिर मिशेल ने कहा कि मैं तुम्हें मारने या किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं बस उस डॉक्टर को खोजने आई हूँ जो इस सुविधा के अंदर रहता है। डॉक्टर पीनीट ने कहा कि हाँ, यहाँ से कहीं दूर एक सुरक्षित घर है, शायद वह वहीं रहता है। डॉक्टर पीनीट ने मिशेल से पूछा, तुम उस डॉक्टर को क्यों ढूंढना चाहती हो? वह बताती है कि मैं सच में अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मन इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है, और मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई का शरीर एथन कंपनी के पास है। डॉक्टर पीनट को भी चिंता होने लगी कि वह अपनी सुविधा में एक बच्चे के साथ क्या करेगा। मिशेल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दिखाया गया कि मिशेल और इवांस अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। तभी डॉक्टर पीनट भी उनके मदद के लिए कुछ अपने मिलिट्री रोबोट्स भेज देते हैं और ये लोग एक मूंगफली जैसी गाड़ी में निकल पड़ते हैं। इसी बीच हमने देखा कि मार्क इस जगह के अंदर आया और उसने देखा कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। जब ये लोग, हाँ, उन्हें कई एवेंजर्स ने घेर लिया। इससे पहले कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाते, एक गाना बजने लगा और एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया। फिसलकर बाहर चले गए और डॉक्टर कियोन के पास पहुंचे, जिनके लिए मिशेल यहाँ आई थी। डॉक्टर कियोन उससे कोई सवाल कर पाते। मिशेल ने उनसे पूछ लिया, मेरे भाई कहाँ हैं? तुमने कहा था कि वो मर गया है। मेरा भाई कैसे जिंदा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि वो मर गया? डॉक्टर कियन ने बताया कि तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल ने पूछा, क्यों और किस लिए? फिर डॉक्टर कियन ने बताया कि 4 साल पहले इंसान युद्ध हार रहे थे और इसी बीच तुम और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया। जब हमने क्रिस का एमआरआई किया तो हमें पता चला कि वो जीनियस है। उसके दिमाग में कुछ अतिरिक्त ताकत है जो भगवान ने उसे दी है, और ये ताकतें हमारे लिए सहारा बन गईं। क्रिस की दिमागी ताकत के ही चलते हम न्यूरोटेक बना सके। मिशेल गुस्सा थी और बोली, फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ कहा कि वो मर गया है? फिर डॉक्टर कियोनन ने उसे अपनी रोबोटिक दिमाग में पूरी कहानी दिखाई। फिर क्रिस कोमा में था और उसका दिमाग उसके शरीर के जरिए काम कर रहा था। डॉक्टर कियोनन ने कहा कि अगर हमने उस दिन उसे कृत्रिम रूप से जिंदा नहीं रखा होता और न्यूरोटेक नहीं बनाया होता तो क्रिस को मार दिया जाता। फिर मिशेल ने उससे कहा, तो तुम्हें उसे मरने देना चाहिए था और उसे ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर डॉक्टर कियोनन ने कहा कि वो पूरी तरह से मरा नहीं था, वह अंदर से जिंदा था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वह अंदर से जिंदा है। मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने सहमति नहीं दी और उसने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया। फिर कियन कहते हैं कि मैंने उसके दिमाग का एक कनेक्शन इस रोबोट के अंदर डाला, जिसकी वजह से आप आज मेरे सामने खड़े हैं। मिशेल ने ये सब सुनने के बाद भी उस पर दया नहीं दिखाई। उसने पूछा कि ये करने का कारण क्या था। तब उसने कहा कि मैं चाहता था कि क्रिस अपनी चेतना इस रोबोट के अंदर बनाए और रोबोट्स के साथ आकर एक जिंदगी बनाओ और एक परिवार बनाओ। यह सुनकर मिशेल रोने लगी और बोली कि मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मेरी थी, उसे रोबोट्स की क्या जरूरत थी। यह सुनकर इवांस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा हो गया। इवांस ने उसे पीटना शुरू कर दिया और इसी दौरान दिखाया गया कि मार्क भी इस जगह पर पहुंच गया, जिसे देखकर पीनट डर गया। मार्क एक धमाका करके इस जगह में आता है। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग उसे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत मजबूत था। उनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मार्क अपने साथ एक पूरी सेना लेकर आया था जो इन रोबोट से लड़ने लगे। ये न्यूरोकास्टर रोबोट तेजी से पुराने रोबोट्स को खत्म कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर ने मिशेल को कहा कि रोबोट ले लो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन मिशेल भाग पाती। उससे पहले ही मार्क की नजर उस पर पड़ गई और मार्क ने पीछे से अपने रोबोट का हाथ पकड़ा और यहाँ से उड़ गए। उसने मिशेल से कुछ नहीं कहा, लेकिन पहले यहाँ बहुत तबाही हुई थी, यहाँ तक कि पीनट भी पूरी तरह से घायल हो गया था। जब ये लोग रोबोट्स की सुविधा में लौटे तो देखा कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ के सभी रोबोट्स को मार डाला है और जो कुछ रोबोट्स बचे हैं
उनकी हालत बहुत खराब है। यहाँ दिखाया गया है कि मार्क उस रोबोट के साथ ईथन के पास पहुंचता है, जिसे देखकर वह एक सांस लेता है और उस रोबोट से कहता है, क्रिस, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, ऐसा मत करो फिर से। डॉक्टर उस रोबोट को पगड़ी दहाते हैं और उसे एक मशीन में डाल देते हैं और फिर उसके अंदर की सारी चेतना फिर से क्रिस के शरीर में डाल दी जाती है। मार्क यहाँ खड़ा था और देखकर हैरान था कि ईथन एक बच्चे का कितनी बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है। ईथन ने कहा कि इसी बच्चे की वजह से मैंने नायरो टेक्नोलॉजी बनाकर पूरी मानवता को बचा लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि मिशेल बहुत उदास थी। फिर फैंस उसके पास आए और उन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा, मैं तुमसे साथ हूँ, हम क्रिस को बचाएंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अब पहला मिशन था इस सुविधा से बाहर निकलना, जिसके लिए वह पीनट के एक रोबोट के पास गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता था। इस रोबोट के पास काफी जानकारी थी। उसने मिशेल को बताया कि पूरी न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के दिमाग से चलती है और अगर तुम्हारा भाई होश में आता है, मतलब अगर वह सच में होश में आता है, तो पूरी न्यूरोटेक बंद हो जाएगी। यह सुनकर मिशेल बोली, यह तो अच्छा है, फिर हम इस तरह न्यूरोटेक बंद कर सकते हैं। अब ये रोबोट जो मिशेल को सब कुछ बता रहा था, इस मिशन में उनके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन पीनट ऐसा नहीं चाहता था। पीनट ने कहा, हमें पहले भी युद्ध नहीं चाहिए था, हम पहले भी इज्जत और शांति चाहते थे और अब भी वही चाहते हैं। फिर मिशेल ने उसे कहा कि हम वही पाने वाले हैं, हम एक बार फिर इसके लिए कोशिश करेंगे और लड़ेंगे। पीनट के दूसरे रोबोट मिशेल की बात समझ गए। उन्होंने मिलकर पीनट को मनाया और वे सब इस मिशन का हिस्सा बन गए। अब ये लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत बड़ी गोल आकार में बैठते हैं और उस शहर पहुंचते हैं जहां ईथन की लैब थी। ये लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा रोबोट लेकर आए थे, जिससे वे गाड़ियों को खिलौनों की तरह उठा लेते थे और लैब पर हमला करते थे। एथन, जो अंदर बैठा था, ने ये सब देखा। उसने मार्क को ये मिशन दिया कि वो अपनी सेना की मदद से सभी को खत्म कर दे। इवांस इस बड़े रोबोट को चला रहा था और अब उसके सामने कई एडवांस्ड न्यूरोकास्टर रोबोट थे, जो उसके रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उसका रोबोट नष्ट हो गया। इवांस के लिए उस रोबोट के धमाके में मरना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने रोबोट से कूदकर बाहर आ गया। यहाँ यह दिखाया गया कि चीज भी यहाँ एक बहुत बड़े रोबोट को कंट्रोल करते हुए आया और सभी दूसरे कॉस्मिक रोबोट भी। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट के साथ भी झगड़ना शुरू कर दिया। जब सबका ध्यान बाहर की दुनिया पर था, तो मिशेल ने मौके का फायदा उठाया और लैब के अंदर आ गई। मिशेल ने अपने रोबोट की मदद से यहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिकों को डराकर भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने यहाँ मौजूद एक न्यूरो हेलमेट पहना, जो उसके भाई से जुड़ा था। बाहर दिखाया गया कि मार्क एक बहुत बड़े न्यूरोकास्ट सूट में आया, जिसकी मदद से उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। यहाँ पर धमाके करने लगे। यहाँ मार्क पीनट के सामने आया, जबकि वह सबको मार रहा था। उस वक्त जब पीनट एक कैस्टर रिपोर्टर को मारने के बाद आजाद हुआ, मार्क ने उस पर बंदूक तान दी और पूछा, तू ये जंग अभी क्यों लड़ रहा है? पीनट ने कहा, क्या आजादी से बड़ा कुछ नहीं है? उसने पूछा, क्या यह मौत भी नहीं है? नहीं। फिर पीनट ने कहा, अगर मेरी मौत से मेरे बाकी साथियों को आजादी मिलती है, तो मेरे लिए यह मौत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मार्क प्रभावित होता है और उससे कहता है, तेरे अंदर इंसानियत एक इंसान से ज्यादा है। आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसके एहसास एक रोबोट से भी कम थे। वो ईथन के बारे में बात कर रहा था, जिसने अपने प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए एक बच्चे का बेरहमी से इस्तेमाल किया। इस वक्त मार्क ने सोच लिया कि अब वो ईथन का साथ नहीं देगा, बल्कि सच का साथ देगा। फिर एक सीन कट होता है और हमें मिशेल दिखाई देती है, जिसने उस न्यूरो कैसेटर हेलमेट की मदद से अपने भाई से मिलना शुरू कर दिया। इस दुनिया के अंदर दोनों अपने घर में थे। यहाँ मिशेल क्रिस से कहती है, उठो, हमें यहाँ से जाना है। जिस पर क्रिस ने कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने इस दुनिया को अंदर से देखा है और मुझे पता है कि एथन ने मुझे इस्तेमाल करके इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और मेरे लिए यहाँ से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। इन लोगों ने मेरे दिमाग को आर्टिफिशियली जिंदा रखा है और यह न्यूरोटेक मेरे दिमाग से ही चल रहा है। मिशेल ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो क्रिस ने उसे समझाया कि अगर मेरा दिमाग लंबे समय तक सक्रिय रहता है, तो एथन मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बेहतर यही है कि तुम मुझे मार दो और मेरे दिमाग को डायएक्टिवेट कर दो, ताकि न्यूरोटेक भी काम करना बंद कर दे और ये सारी तबाही भी रुक गई। मिशेल इसके लिए तैयार नहीं थी। तब क्रिस ने उससे कहा, याद है तुम मुझसे कहती थी कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, तो बस मेरी मदद करो इस दुनिया को बदलने में। ये कहकर क्रिस और मिशेल ने दुनिया में आ गया, जहाँ मिशेल होश में आ गई थी। उसने आगे बढ़कर क्रिस की सारी मशीनें बंद कर दी, जिससे क्रिस पूरी तरह से मर गया और न्यूरोटेक खत्म हो गया। तब दिखाया गया कि एवांस की सेना यानी रोबोट हार रहे थे। एवंस ने देखा कि उसका रोबोट, जो हमेशा उसके साथ रहता था, बुरी तरह से ओवरेज हो गया था। इसे देखकर वह टूट गया। जैसे ही न्यूरोटेक अचानक रुका, यहाँ सभी न्यूरोकास्टर रोबोट भी रुक गए और गिर पड़े और स्वचालित रूप से एवंस ने यह युद्ध जीत लिया।
इस समय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने रोबोट टिम को देखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टिम पूरी तरह से खराब हो चुका था। वह मर गया था। इसे देखकर उसकी सारी खुशी दुख में बदल गई। लेकिन फिर उसने देखा कि टिम के अंदर एक छोटा सा संस्करण था जो इस बड़े रोबोट को संभाल रहा था और इसे जिंदा रख रहा था। यह देखकर इवांस को राहत मिली। अब जब उसने अपना रोबोट ले लिया तो इवांस मिशेल को ढूंढने के लिए अंदर गया। और जब वह यहाँ से बाहर आया तो उन्हें पता चला कि अब दुनिया में सभी न्यूरोटेक रिपोर्ट्स काम करना बंद कर चुकी हैं। यह खबर भी अखबारों में फैल गई। और फिर मिशेल का इंटरव्यू हुआ। मिशेल ने खबर में पूरा सच बताया कि कैसे ईथन इस न्यूरोटेक्नोलॉजी को एक बच्चे का इस्तेमाल करके चला रहा था। इसके लिए ईथन को जेल हो गई और कहानी का अंत होता है। हमें कहा, मुझे पता है कि आप सभी परेशान हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है? असल में न्यूरोटेक पूरी तरह से रुक गया है। न्यूरोटेक के जरिए ईथेन ने न सिर्फ युद्ध में रोबोटों को हराया बल्कि इंसान भी बेकार हो गए। लोग न्यूरोटेक के आदी हो गए थे। इंसानों को भूल गया था कि जो काम वे न्यूरोकास्टर रोबोट से करा रहे थे वो खुद भी कर सकते थे। असल दुनिया में इंसान ही इंसान का सहारा है। ये न्यूरो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी भावनाएं और हमारे इंटरैक्शंस ही हमें इंसान बनाते हैं। अगर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है तो हम सब एक दूसरे का समर्थन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी को उसका भाषण बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि इवंस भी भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगाया। और फिर फिल्म के